गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात कर ली थी। इस वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन दी गई वो जस्ट आफ्टर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद आई थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, जेम्स चैडविक सर ने नोटिस किया कि अभी तक हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो मास होता है वो निग्लिजिबल होता है और वो शेल में चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड सर ने यही बोला था। ठीक है। अब जो मास की बात करें तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होते हैं सारे। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो प्रोटॉन का मास होता है वही आपके एटम का भी मास होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के केस में सही थी। ठीक है। अदर जो आपके एटम्स हैं उनके केस में ये कंडीशन सही नहीं निकली। तो जेम्स चैडविक सर ने कंक्लूड किया कि एटम के अंदर कुछ और, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कुछ और भी प्रेजेंट है। इसको फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने बेरिलियम के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से उन्हें ये पता चला कि जो आपका न्यूक्लियस है उसमें एक पार्टिकल और प्रेजेंट है विच इज न्यूट्रल इन चार्ज, which have no any electrical charge, and it also contribute to the mass of atom। ठीक है, जो मास में जो कंट्रीब्यूशन करता है और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से इन्हें पता चला कि जो आपका इन्होंने इसको नाम न्यूट्रॉन दिया। ठीक है। इसके ऊपर वेरियस एक्सपेरिमेंट करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट किया। जैसे हमने अल्फा पार्टिकल और इसकी अल्फा पार्टिकल बोले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में डिस्कवरी करी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। इन्होंने भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इसके बारे में पता किया। ठीक है। और इन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। डन। ठीक है। अब देखिए जब इन पार्टिकल्स, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई तो अब बात थी कि जो आपका एटम है उसका मॉडल कैसा होगा। ठीक है। अभी तक हमें अलग अलग जो फंडामेंटल पार्टिकल है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या क्या पता चला बेटा। जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। या ये आपका एटॉमिक मास यूनिट में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -1। वहीं प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज तो एक्जैक्टली सेम होता है, बट इसका जो मास रहता है वो रहता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg और 1.0078 देख रहे हैं इसमें और इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो रहता है आपका पॉजिटिव। वहीं न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका जो मास होता है वो रहता है 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। डन। यहां तक बातें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। देखिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में रिलेशन क्या है। एटॉमिक नंबर को आप Z से रिप्रेजेंट करते हो, मास नंबर को आप A से रिप्रेजेंट करते हो। डेफिनेशन की बात करें, एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ठीक है। और यू कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना है उसका 17। इसका मतलब ये है बेटा कि इसका जो एटम है, एटम के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन प्रेजेंट है। वही मास नंबर की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। पहले आप समझिए बेटा, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज योर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन बोलोगे आप, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियॉन बोलोगे। ठीक है। और इन दोनों का जो नंबर है उसका जो सम होता है उसको हम बोलते हैं मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन एटम की बात करें तो इसमें 17 प्रोटॉन होते हैं, 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल नंबर कितना हो गया 35। सो 35 इज द मास नंबर। नेक्स्ट इज आइसोटोप। ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, इमेजिन कीजिए एक्स आपका कोई एलिमेंट है, उसमें नीचे की तरफ जो Z लिखा हुआ है ना, इस तरीके से देख रहे हो, Z नीचे की तरफ जो नंबर लिखा होगा दैट विल बी योर एटॉमिक नंबर, और उसके सब पावर में जो नंबर लिखा होगा दैट विल बी योर मास नंबर। क्लियर। नेक्स्ट इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, देखिए ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मींस एलिमेंट सेम रहते हैं, लेकिन उनके मास नंबर डिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन की बात करें तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये आपके तीनों ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है।
इसी तरीके से आ रहे हैं आपके आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अलग अलग एलिमेंट होंगे, एटम्स तो अलग अलग एलिमेंट के होंगे, बट उनका जो मास नंबर होगा वो सिमिलर होगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा इसमें कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, एटॉमिक मॉडल देखिए, अब यहाँ हम किसी भी एटम में ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, इसको प्रपोज किया अलग अलग साइंटिस्ट हैं। जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने, सोमरफील्ड ने, अलग अलग सभी साइंटिस्ट ने दिया था। चलो हम वन बाय वन करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इन्होंने क्या किया था, ये जब इलेक्ट्रॉन की इन्होंने डिस्कवरी कर ली थी, ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये अपना ये मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो एटम है उसमें जो निगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो इम्बीड होते हैं, मतलब धसे हुए रहते हैं पॉजिटिव चार्ज के मास में। इस मॉडल को इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, एप्पल पाई मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहा था। एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे थे कि ये जो आपका पूरा स्फेयर है, जैसे वाटरमेलन होता है उसमें जो रेडिश पार्ट होता है वो आपका एग्जैक्टली आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्फेयर है, और जो उसमें जो सीड्स होते हैं वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स को रिजेंबल करते हैं। इसी मॉडल को उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा था। ठीक है, वैलिडिटी मतलब, हालांकि देखो ऐसा है नहीं, ये बाद में जाके अनवैलिड हो गया था। ठीक है, लेकिन इसकी वैलिडिटी से हमें पता क्या चला था बेटा कि देखिए इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सबसे बड़ी बात इन्होंने यही बताई थी। ठीक है, हालांकि ये बताने में ये प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो शील्डेड होगा, मतलब पूरी तरीके से स्प्रेडेड होगा, और इसमें नेगेटिवली चार्ज क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे। ऐसा कुछ था नहीं, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बट इनके मॉडल से एक चीज तो क्लियर थी कि जो आपका एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट आया रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए, जब थॉमसन एटॉमिक मॉडल इनवैलिड हो गया था, ठीक है, फिर रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने किया क्या था बेटा, गोल्ड को बहुत थिन फॉइल में, बहुत पतली सी पन्नी में कन्वर्ट किया, और उसके चारों तरफ यू शेप्ड जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। ठीक है, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की नैरो बीम से बम्बार्डमेंट किया, जिससे उन्हें अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिली। हुआ क्या था, ये देखिए, लेड का कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपका कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में जाएं, एक बीम के फॉर्म में जाएं। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, दो पॉजिटिव चार्ज यानी कि टर्मिनल्स लगा दिए, जिसकी वजह से वो एक बीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ये आपकी थिन गोल्ड फॉइल है, और ये आपका क्या है, जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है। ठीक है, जैसे ही इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी बेटा, तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, बहुत कम थे जो स्ट्रेट लाइन में निकल गए, मैक्सिमम क्या थे, स्ट्रेट लाइन में निकल गए थे। कुछ थे जो आपके क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से, कुछ तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, और इनमें से कोई एक रे ऐसी थी जो जिस पाथ पर गई वो उसी पाथ पर वापस आ गई। ठीक है, अब इसके बेसिस पे देखिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या क्या करी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम क्या हुए, स्ट्रेट पाथ पे चले गए। ठीक है, इससे पता क्या चला कि जो एटम है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो खाली स्पेस है, इज अ एम्प्टी स्पेस। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड होते हैं, और कुछ आपके जो अल्फा पार्टिकल थे वो आपके लार्ज बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होते हैं। इससे पता क्या चला कि जो आपका न्यूक्लियस है वो एक सेंटर में है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मतलब जो आपका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज कोर है। समझ में आया? इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना खुद का एक एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, इसको रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं, या यही आपका एग्जैक्टली प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है।
ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो एटम है उसका मोस्टली पार्ट क्या है, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्मॉल एरिया में, स्मॉल सेंट्रल पार्ट में कलेक्टेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत छोटा होता है। अगर हम कंपेयर करें कि अगर आपके न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है, तो वहीं आपका एटम जो होगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर का। कहने का मतलब क्या है, आपका जो न्यूक्लियस है वो एटम के साइज से बहुत ज्यादा छोटा है। इन्होंने एक चीज और बताई बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट हैं और वो आउटसाइड न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं वेरी हाई वेलोसिटी के साथ। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये सारी चीजें बताई थी बेटा। इन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बताया कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ वेरी हाई वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं और ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बेटा जब ये बहुत तेजी से मूव करेंगे, बहुत तेजी से रिवॉल्व करेंगे, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, ये उसको ओवरकम बहुत इजीली कर लेते हैं। ये उन्होंने बताया। ठीक है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे प्लैनेट्स मोशन करते हैं सोलर सिस्टम में, इसीलिए इनको प्लैनेटरी मॉडल भी कहा। एक चीज और याद रखिए, इन्होंने जो भी कैलकुलेशन करी बेटा वो प्लैनेट्स के लिए भी एग्जैक्टली सेम की, इसीलिए इसको प्लैनेटरी मोशन मॉडल भी कहा गया। ठीक है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की वैलिडिटी की बात करें तो देखो, हाँ, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो न्यूक्लियस है उसमें आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर भी आपके जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसमें कुछ कमियां रह गई। कमियां क्या थी, देखिए, फर्स्ट जो थी कि वो थी आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उस टाइम हुआ क्या था, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है बेटा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूवमेंट में है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। और क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस कंडीशन में उसे एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। अगर ये इमेजिन कीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी और ये इसके धीरे 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 इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर ऐसा है, इस स्पाइरल पाथ को करते हुए अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता है तो इसका मतलब है आपका जो एटम है वो कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं। तो इस वजह से आपका जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो गलत साबित हुआ। दूसरा जो मेजर ऑब्जेक्शन थी वो थी कि इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो पैटर्न मिला था इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा में वो डिफरेंट मिला था। हुआ क्या था बेटा कि अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू गुजारते हैं तो हमें एक 7 कलर का एक बैंड मिलता है, जिसको एक कॉन्टिन्यूस बैंड मिलता है। लेकिन वहीं हम अगर सेम जो एटम ने रेडिएशन किया, फॉर एग्जांपल मैंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले ली। हाइड्रोजन गैस जब आपके एटम्स वो इलेक्ट्रॉन एक से एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट से अपने वापस पोजीशन में जा रहे होंगे तो ये एनर्जी को रेडिएट करेंगे। अब हम इस रेडिएटेड एनर्जी का स्पेक्ट्रा लेते हैं। जब हमने उस रेडिएटेड एनर्जी का स्पेक्ट्रा लिया तो ये हमें डिफ्लेक्टेड मिला, मीन्स कॉन्टिन्यूस नहीं मिला। जैसे आपका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता है व्हाइट लाइट में, ये आपको व्हाइट लाइट में नहीं मिला, डिफ्लेक्टेड मिला, कहीं लाइंस मिली। इसीलिए इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम था वो लाइन स्पेक्ट्रम था। तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था ये इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है, एक चीज मैंने आपको एक्साइटेड और डी एक्साइटेड बताने की कोशिश करी है बेटा, फिर से समझिए। देखिए, इमेजिन कीजिए ये आपका एल शेल है और ये आपका एम शेल है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बेटा हायर शेल में चला जाएगा। जब ये हायर शेल में जा रहा होगा तो ये कुछ एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी इस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और इस ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत लंबे टाइम तक इस स्टेट में नहीं रह सकता, वो फटाफट से एनर्जी को रेडिएट करके वापस अपनी शेल में आ जाता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, डी एक्साइटेड हो रहा है। एक्साइटेड मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, डी एक्साइटेड मतलब एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। ठीक है, इस रेडिएटेड एनर्जी का ही इन्होंने यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी करी है। ठीक है, बात समझ में आई? आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर
कोई प्रॉब्लम है राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ रही है बेटा क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी से बेटा देखिए 1913 में डैनिश साइंटिस्ट जो आपके नील्स बोर थे, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में जो लिमिटेशंस थी उनको सक्सेसफुली कवर किया और उन्होंने दी क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वैसे चलिए आपको मैं थोड़ा सा क्वांटम के बारे में बता ही देती हूँ। अभी तक हमें क्या पता चला था कि जो आपका फिजिसिस्ट जितने भी थे उन्होंने आपको क्या बताया था कि जो मैटर है अभी तक हमारे चारों तरफ, जिसमें या तो मैटर होगा या एनर्जी होगी। मैटर में तो मास और ये होता है, लेकिन एनर्जी में जब हम बात करें तो उसके पास ना तो मास होता है ना ही वो किसी स्पेसिफिक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, जो एनर्जी होती है, जब फिर बाद में आए बेटा प्लांक्स, हालांकि ये बात बाद में आगे गलत हो गई थी। जब आपके प्लैंक आए थे उन्होंने क्या बताया था, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने रेडिएशन का जो इमिशन है उसके ऊपर स्टडी करी और इन्होंने ये बताया कि जो आपकी एनर्जी होती है ये ऐसे ही नहीं है कि मतलब यूं ही चली जाएगी, रेडिएट हो जाएगी। जब ये रेडिएट हो रही होगी तो ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में रेडिएट होगी, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटा नाम दिया। और जो क्वांटा है उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। ठीक है, और ये जो n है ये आपको बता रहा है कि कितने नंबर है, मतलब उसका मल्टीपल 1 है 2 है 3 है, कितने क्वांटा है, उसकी एनर्जी कितनी होगी NH न्यू, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट विच इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.625 into 10 to the power minus 34। ठीक है, वहीं आपकी जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है इस रेडिएशन की। बात समझ में आई। अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे नेक्स्ट बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसके लिए मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।